नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी पर। मैं हूं आपके साथ जो है इसमें बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे चीन दौरे पर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। महीने के अंत में होगी चीन यात्रा। एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। शंघाई सहयोग संगठन में सदस्य अहम मुद्दों पर जो है चर्चा भी करेंगे और बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग पर चर्चा की जाएगी। तो आपको बताते चले, चीन दौरे पर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इस महीने के अंत में उनकी चीन यात्रा होगी। एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने वाले शंघाई सहयोग संगठन में सदस्यों के साथ अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तमाम जो सदस्य हैं वो बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग पर भी चर्चा की जाएगी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस महीने के अंत में चीन की यात्रा पर जाएंगे। वे वहां शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के तहत आयोजित रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और इस बैठक में सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। राजनाथ सिंह की यात्रा रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है, खासकर ऐसे समय में जब भारत और चीन संबंधों को लेकर संवेदनशीलता बनी हुई है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है। पूर्व सीएम विजय रूपाणी के शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। 12 शवों को उनके परिवार को सौंप दिया गया। हादसे में कोई शव बुरी तरह जल चुके हैं। डीएनए टेस्ट भी जारी है। तो विजय रूपाणी के शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। आपको बताते चले, 12 जून को जो हादसा हुआ था, जिस तरीके से विमान हादसा, और इसमें पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल थे। और इस हादसे में बताया जा रहा है कि जिन जो शव सामने आए हैं इस वक्त किसी की पहचान नहीं हो पा रही है और पूर्व सीएम विजय रूपाणी के शव की भी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और इसी के आधार पर 12 शवों को उनके परिवार को सौंप दिया गया है। हादसे में कई सारे शव जो है पूरी तरह से जल चुके हैं, जिससे पहचान करने में मुश्किल हो रही है। डीएनए टेस्ट लगातार जारी है। हादसे में मारे गए पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और सूत्रों के मुताबिक कई सारे शव जो है इतनी बुरी तरह से जल चुके हैं कि पहचान करने में परेशानी हो रही है। हालांकि डीएनए जांच के जरिए शेष जो शव है उनकी शिनाख्त जरूर की जा रही है। प्रशासन और मेडिकल टीमें लगातार काम में जुटी हुई हैं। और एक और जानकारी सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से, जहां आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। प्रयागराज में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है और आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई है और कोहराम मच गया हुआ है। तो 4 लोगों की मौत हुई है, एक ही परिवार के 4 सदस्यों की दर्दनाक मौत। और बताया जा रहा है हादसे में पति पत्नी और 2 मासूम बच्चियों की जान गई है। तो ये हादसा सोनबरसा गांव में कच्चे मकान पर बिजली गिरी है, जिसके चलते ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यमुनानगर के 12 क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। यमुनानगर के 12 क्षेत्र के सोनबरसा गांव में ये दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जहां बिजली गिरने से एक कच्चा मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। इस दर्दनाक हादसे में पति पत्नी और उनकी 2 मासूम बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई। गांव में इस घटना के बाद कोहराम भी मच गया। वहीं प्रशासन ने राहत कार्य जो है वो शुरू कर दिए हैं और पीड़ित परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं भी जताई गई है। और महाराष्ट्र के पुणे जिले से पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और एक युवक को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। शिरूर तालुका के सणसवाड़ी गांव में शिक्रापुर पुलिस ने 4 की तलाशी के दौरान 2 देसी पिस्तौल, 8 जिंदा कारतूस, 4 मैगजीन और एक शेवरले क्रूज कार जब्त की है। और आरोपी की पहचान 26 वर्षीय संकेत पांडुरंग तांबिले के रूप में की गई है। गुप्त सूचना पर पीएसआई महेश डोंगरे और उनकी पत्नी उनकी टीम ने जो है इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।
और मुंबई की बोरीवली पुलिस ने पुलिस विभाग में भर्ती दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले पूर्व पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी राम सिंह डोलगे पर मुंबई के अलग अलग थानों में ठगी के 4 मामले दर्ज है। गौरतलब है कि राम सिंह को पहले साल 2017 में ऐसे ही एक मामले के चलते पुलिस विभाग से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बावजूद वो अलग अलग इलाकों में लोगों से ठगी करता रहा। उसका साथी हसमुख बाघेला अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। बोरीवली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और पुरी में 27 जून से शुरू होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 की तैयारियां जोरों पर है और यह विश्व प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव ओडिशा ही नहीं बल्कि पूरे भारत और दुनिया भर में बसे भक्तों के लिए आस्था और उल्लास का प्रतीक है। हर साल की तरह इस बार भी रथ यात्रा भव्य और ऐतिहासिक रूप से आयोजित की जा रही है। वापसी यात्रा, जिसे बहुधा यात्रा भी कहा जाता है, 5 जुलाई को आयोजित की जाएगी और इस पवित्र अवसर पर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को 3 विशाल सुंदर ढंग से सजाए गए लकड़ी के रथों में बैठाया जाता है। भक्तगण बड़ी श्रद्धा के साथ इन रथों को गुंडिचा मंदिर तक खींचते हैं, जो जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तीनों देवता एक हफ्ते तक विश्राम करते हैं, जिसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसके बाद वे अपनी मूल मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर लौट जाते हैं। और पूरी प्रशासन और श्री जगन्नाथ मंदिर समिति ने व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। लाखों श्रद्धालु इस दिव्य यात्रा का साक्षी बनने के लिए पुरी पहुंचते हैं। और महाराष्ट्र के जलगांव जाबोद में एक किसान ने अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा नहीं मिलने पर बीजेपी विधायक संजय कुटेर के निवास को पेट्रोल छिड़ककर जलाने का प्रयास किया और यह घटना उस समय हुई जब विधायक अपने निवास पर मौजूद थे। बता दें कि किसान विशाल मुरुख ने विधायक के बंगले में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन उनके सहायक ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और किसान के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि किसान ने मुआवजा नहीं मिलने पर विधायक के निवास पर हमला करने की कोशिश की। विधायक के सहायक ने समय रहते उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। अब इस घटना के बाद पुलिस ने विधायक की सुरक्षा भी बढ़ा दी है और किसान को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किसान ने अकेले इस घटना को अंजाम दिया या किसी और की भी इसमें भूमिका थी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गांधी पार्क से रन फॉर योगा मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों में योग के प्रति जागरूकता फैलाना और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। मैराथन गांधी पार्क से शुरू होकर घंटाघर, दर्शनलाल चौक, तहसील चौक से होते हुए एमकेपी कॉलेज तक पहुंची। मुख्यमंत्री धामी ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग भारत की अमूल्य विरासत है और इसे केवल एक दिन तक सीमित न रखकर जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, युवा अधिकारी और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने युवाओं को योग को अपनाने का एक आग्रह करते हुए कहा कि यह तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने का सर्वोत्तम माध्यम है। और अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच तेज, विमान के ब्लैक बॉक्स डेटा की जांच भी शुरू हो गई। विमान के मेंटेनेंस लॉग की जांच शुरू, टारमैक एरिया के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच अब तेज हो गई है। तो अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई ये अपडेट सामने आ रही, जहां हादसे की जांच अब तेजी पकड़ चुकी है। जांच एजेंसियों ने विमान के ब्लैक बॉक्स डेटा को खंगालना शुरू कर दिया है ताकि दुर्घटना की असली वजह सामने लाई जा सके और इसके साथ ही मेंटेनेंस लॉग और विमान से जुड़े तकनीकी रिकॉर्ड की भी गहन जांच हो रही है। एयरपोर्ट के टारमैक एरिया के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है ताकि हादसे से ठीक पहले की गतिविधियों को समझा जा सके। अधिकारी हर पहलू की बारीकी से जांच कर रहे हैं।
और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर गहरा शोक जताया और उन्होंने इसे एक बेहद दुखद और हृदय विदारक घटना बताया है। जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है और इससे सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया दहल गई है। राज्यपाल कटारिया ने कहा कि इस हादसे में हुई जनहानि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और इससे देश भर में शोक की लहर फैल गई है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह एक गंभीर तकनीकी या मानवीय चूक हो सकती है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से राहत और सहायता कार्य में जुटी है। कटारिया ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश एकजुट होकर पीड़ितों के साथ खड़ा है। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि इस दुर्घटना की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। और उन्होंने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। वास्तव में बहुत ही दुखद घटना हुई है। उससे केवल भारत ही नहीं सारी दुनिया दहल गई है और जिस प्रकार से हुआ उसको परिणाम जांच के बाद ही पता लगेगा कि कारण क्या रहा है। लेकिन निश्चित रूप से बहुत बड़ी जनहानि जो है, बहुत वर्षों बाद इस प्रकार की कोई घटना मेरे भी ध्यान में नहीं आई। पहली बार इतनी बड़ी। और आज यहाँ हमारे नित्यानंद जी आचार्य जी हैं, उनको पद्म श्री मिला, उसके बाद उनका नागरिक अभिनंदन है और एक यहाँ एम्स के सुविधा के लिए एक बहुत बड़ी धर्मशाला बन रही है जिसमें 50 से अधिक कमरे और कुछ बनेंगे। तो उसके कारण और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में रविवार की सुबह दर्दनाक हादसे में केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रही एक निजी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 6 वयस्क और एक 2 वर्षीय बच्ची भी शामिल है। हादसे की वजह घने कोहरे और खराब मौसम को बताया जा रहा है। हालांकि मामले की जांच जारी है। हेलीकॉप्टर में सवार लोगों की पहचान कर ली गई है। पायलट कैप्टन राजवीर सिंह चौहान निवासी जयपुर इस हादसे में शहीद हो गए और अन्य मृतकों में विक्रम रावत बीकेटीसी के कर्मचारी निवासी राशि ऊखीमठ, विनोद देवी और ट्रिस्टी सिंह दोनों उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इसके अलावा बात करें तो अन्य भी कई लोग इसमें शामिल थे जो महाराष्ट्र के रहने वाले बताए जा रहे थे। राज्य सरकार, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य में तुरंत जुट गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर गहरा शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश दौरे पर है। यहां लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ की डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में आयोजित एक भव्य समारोह में 60,244 नवचयनित पुलिस कांस्टेबल्स की नियुक्ति पत्र उन्हें सौंपेंगे और यह कार्यक्रम राज्य की कानून व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को एक साथ पुलिस बल में शामिल किया जा रहा है। कार्यक्रम में दोनों नेता नवचयनित कांस्टेबल्स को संबोधित भी करेंगे और उनसे ईमानदारी, निष्ठा और देशभक्ति के साथ सेवा करने का आह्वान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस अवसर पर केंद्र सरकार की आंतरिक सुरक्षा नीतियों पर भी चर्चा कर सकते हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और पुलिस सुधारों पर अपनी बात रखेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल युवाओं को रोजगार से जोड़ना है, बल्कि राज्य की सुरक्षा को और अधिक प्रभावी भी बनाना है। पुलिस विभाग में नियुक्तियां पारदर्शी प्रक्रिया के तहत की गई है, जिससे जनता का विश्वास बढ़ा है। राज्य सरकार इसे युवाओं के लिए नए अवसरों का द्वार मार रही है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर के जो देश है भारत को लेकर चिंतित होने लगे, क्योंकि जिस तरह से भारत ने इस कार्रवाई के दौरान स्वदेशी रूप से विकसित हथियारों से अपने हथियारों को दुनिया के देशों के सामने डेमो दिया, सभी के सुर बदले नजर आ रहे हैं। अमेरिका के विचार पूरी तरह से बदले हैं। चीन खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहा है। उधर रशिया भी चिंतित नजर आ रहा है। तो आखिर रशिया की चिंता क्यों बढ़ गई है, ये रिपोर्ट देखिए।
रूस की चिंता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव हर मंच पर कहते हुए दिखाई देते हैं कि पश्चिमी देश लगातार चाइना और भारत को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम चीन विरोधी नीति को हवा दे रहे हैं कि हमारे अच्छे दोस्त भारत और पड़ोसी चीन के बीच टकराव बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस बात को उन्होंने तब भी कहा था जब क्वाड संगठन को बनाया गया था। लावरोव ने कहा था कि पश्चिम के देशों ने एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहना शुरू कर दिया है। स्पष्ट है कि पश्चिम चीन विरोधी नीति को हवा दे रहा है। ये हमारे अच्छे दोस्त भारत और पड़ोसी चीन के बीच टकराव बढ़ाने के लिए है। पश्चिम के देशों ने एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहना शुरू कर दिया है। स्पष्ट है कि पश्चिम चीन विरोधी नीति को हवा दे रहा है। यह हमारे अच्छे दोस्त भारत और पड़ोसी चीन के बीच टकराव बढ़ाने के लिए है। पश्चिम के देश इस इलाके में अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। पश्चिम की इस नीति को राष्ट्रपति पुतिन ने बांटो और राज करो बताया था। यह पहली बार नहीं है जब रूसी विदेश मंत्री ने भारत और चीन के संबंधों में पश्चिम की भूमिका की आलोचना की है। इससे पहले 2020 में भी लावरोव ने कहा था कि पश्चिम एक ध्रुवीय विश्व बहाल करना चाहता है, मगर रूस और चीन उसके मातहत नहीं होंगे। वहीं इसी महीने जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के इलाके में हमले कर रहे थे तो उम्मीद की जा रही थी कि क्वाड के सदस्य देश भारत का समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि क्वाड कोई सुरक्षा गठजोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी क्वाड को लेकर उदासीनता देखी गई है। रूस की चिंता। रूस की चिंता, भारत की बदलती रणनीति, भारत की सैन्य निर्भरता, बदलाव की तस्वीर, भारत की ओर बढ़ता पश्चिम, भारत का सैन्य आपूर्ति स्रोत बदलता, भारत की नई रक्षा रणनीति, मेक इन इंडिया, डाइवर्सिफिकेशन। रूस की यह चिंता यह स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि भारत के खेमे में कुछ तो चल रहा है जिससे रूस की चिंता बड़ी है। तो आपको बता दें कि रूस का डर है कि भारत की निर्भरता उस पर से खत्म ना हो जाए, क्योंकि सैन्य आपूर्ति के मामले में भारत की निर्भरता रूस पर कम हुई है। भारत सैन्य आपूर्ति के मामले में पश्चिम की ओर शिफ्ट हो रहा है। आने वाले समय में यह ट्रेंड और बढ़ेगा, जो हाल ही में राफेल एम के रूप में देखने को मिला है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के मुताबिक 2009 से 2013 के बीच भारत का 76% हथियार आयात रूस से होता था, लेकिन 2019 से 2023 के बीच रूस से होने वाला हथियार आयात गिरकर 36% पर आ गया है। हालांकि यूक्रेन से जंग के दौरान रूस से भारत का व्यापार बढ़ा है, लेकिन ये बढ़ोतरी भारत के ऊर्जा आयात के क्षेत्र में है। पिछले साल दोनों देशों के बीच 66 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था, लेकिन इसमें 40% रूसी तेल था और 36% रूसी हथियार था। भारत आत्मनिर्भर बने, पश्चिम का भारत पर विश्वास, चीन को काबू में करना संभव, रूस की बदलती स्थिति, 1962 का जंग, भारत रूस संबंध और चीन की आक्रामकता, भारत पश्चिम से संबंध सीमित करे रूस, भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़े, भारत नवाचार पर करे फोकस। वहीं पश्चिम को लगता है कि चीन को काबू में करना है तो भारत अहम देश है। दूसरी तरफ भारत को लगता है कि सीमा पर चीन की आक्रामकता को जवाब देना है तो पश्चिम की मदद जरूरी है। ऐसे में रूस के विदेश मंत्री का मानना है कि पश्चिम भारत और चीन में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि भारत रूस पर निर्भर नहीं रह सकता। अगर चीन का सामना करना है तो रूस इसमें मददगार साबित नहीं होगा, क्योंकि 1962 की जंग में रूस ने भारत की मदद नहीं की थी। अब रूस खुद ही चीन यूक्रेन के साथ जंग में उलझकर एक जूनियर पार्टनर बनकर रह गया है। रूस की निर्भरता चीन पर बढ़ गई है।
ऐसे में यह संभव नहीं है कि भारत रूस के कहने पर पश्चिम से संबंध सीमित कर ले, क्योंकि चीन लगातार आक्रामक नीति के साथ आगे बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला है, और रूस इस दौरान पूरी तरह से बचता हुआ दिखा। हालांकि रूस भी वही बोला जो भारत ने कभी रूस को ज्ञान दिया था कि युद्ध से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पीस, डिप्लोमेसी और डायलॉग से दोनों देश इसे हल करें। ये माना जा सकता है कि चीन में नाराजगी हो, लेकिन भारत जंग के समय भी रूस को आर्थिक तौर पर मदद दे रहा था। हालांकि इससे बेहतर है कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ने पर बल दे, साथ ही रक्षा के क्षेत्र में विश्व के देशों को अपने खेमे में लेकर निर्यात को बढ़ाएं और साथ ही नवाचार पर बल दें। अमेरिका की शिकायत रहती है कि भारत रूसी छाया से बाहर नहीं निकल पा रहा, और रूस की शिकायत रहती है कि भारत पश्चिम के लिए चीन विरोधी मोहरा बन रहा है। इसे भारत की बढ़ती प्रासंगिकता के रूप में भी देखा जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दुविधा के रूप में भी। लेकिन अमेरिका का इतिहास पुराना है कि उसने कभी भारत के पक्ष में नहीं रहा। इसे ऑपरेशन सिंदूर के दौर में भी देखा जा सकता है। हालांकि रूस ने भी पक्ष नहीं लिया, लेकिन जरूरत है कि वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ आगे बढ़े और दूसरे देशों पर से निर्भरता कम करे। भारत को अपनी बढ़ती प्रासंगिकता और वैश्विक स्थिति का सही इस्तेमाल करना चाहिए। उसे रूस, अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाए रखते हुए अपने हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए। आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ते हुए भारत को अपनी रक्षा रणनीतियों और निर्यात को बढ़ाना चाहिए, ताकि वे दुनिया में अपने स्थान को मजबूती से। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।